मेरा नाम सोनम। मैं एक सरकारी कार्यालय में काम करती थी। गोरा रंग, गोल चेहरा, मोटी मोटी आंखें और गदरी बदन, खूबसूरती मेरे अंग अंग से टपकती थी। कार्यालय के साथी कर्मचारी मेरे संपर्क को तरसते थे। गाने और शायरी का मुझे बेहद शौक था। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। मेरी 2 बहनें और एक भाई थे। पिता का साया मुझ पर से उठ गया था। एक बहन और भाई का विवाह हो चुका था और वह अपने परिवार में मस्त थे। विधवा माँ और 8 वर्ष छोटी बहन रेणु के जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी थी। मेरी माँ को अपने घर से विशेष लगाव था। वह किसी भी शर्त पर घर छोड़ना नहीं चाहती थी। उनकी गुजारे के लिए मेरे पिता काफी रुपया पैसा छोड़ गए थे। मेरे सामने समस्या रेणु की पढ़ाई की थी। मेरी इच्छा कि वह अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करे। मैं उसे अच्छे स्कूल में डालना चाहती थी जो वहाँ नहीं था। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को रजामंद कर लिया और मैं रेणु को पटना ले आई। मैं रेणु से बेहद प्यार करती थी। रेणु को भी मुझसे बहुत प्यार था। रमन अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। रमन को पहले फिल्म में हीरो बनने का शौक हुआ। वह मुंबई गया पर वहाँ सफल ना हो सका। फिर पेंटिंग का शौक हुआ परंतु इसमें भी सफलता नहीं मिली। उसके पिता ने काफी समझाया पर वह कुछ समझ ना सका। गुस्से में उसने घर छोड़ दिया। पटना में एक छोटी सी नौकरी कर ली। कुछ दिन के बाद वह भी छोड़ दी। फिर शायरी और पत्रकारिता के चक्कर में पड़ गया। ना कोई खाने का ठिकाना, ना कोई रहने का बंदोबस्त। यार दोस्तों के सहारे किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। शरीर ढील डोल अवश्य आकर्षण था। खानदानी तहजीब और बोलने का लहजा हर किसी को मोह लेता था। और फिर एक दिन उसे मुझसे मिलने का मौका मिला। एक इंटरव्यू लेने के सिलसिले में वह मेरे कार्यालय में आया। मेरे कमरे में घुसते ही उसने जैसे ही मुझको देखा उसके तन बदन में सनसनी सी फैल गई। कुछ देर के लिए वह मुझे खड़ा खड़ा देखता रहा। इससे पहले कि वह कुछ कहे मैंने उससे सामने वाली कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी उसकी तहजीब और बोलने के अंदाज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इंटरव्यू का कार्य खत्म हुआ और मुझसे फिर मिलने की इजाजत लेकर रमन वहाँ से चला गया। रमन के वहाँ से चले जाने के बाद मैं काफी देर तक कुछ सोच में पड़ गई। यह पहला मौका था जब किसी के व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित किया था। कल्पनाओं के समुद्र में मैं थोड़ी देर के लिए डूब गई और फिर मैंने अपने आप को झटक दिया और अपने काम में लग गई। ज्यादा देर तक मेरा काम में मन नहीं लगा। आधे दिन की छुट्टी लेकर मैं घर चली गई। रमन और मेरे परस्पर मिलने का सिलसिला जारी रहा। कुछ दिन कार्यालय में औपचारिक मिलन के बाद कॉफी पीने का कार्यक्रम बनने लगे। मैंने ना चाहकर भी हाँ कर दी। रेणु के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए भी मैं रमन से मिलने के लिए और उससे बातचीत करने के लिए लालायित रहने लगी। हम दोनों को इस प्रकार मिलते हुए 1 साल हो गया। प्यार की पवित्रता और मनों की भावनाओं पर हम दोनों का ही नियंत्रण था। परस्पर हम एक दूसरे के व्यवहार, आदतों और इच्छाओं को पहचानने लगे थे। एक दिन रमन ने मेरे सामने हिचकते हिचकते विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर मैं एकदम बौखला उठी। मैं परस्पर मिलने से आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। यह सुनकर मैं उठी और ना कहकर घर चली गई। घर जाकर मैं अपने कमरे में काफी देर तक रोती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं जिंदगी के किस दौर से गुजर रही हूँ। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ सोच नहीं पा रही थी। इस घटना का रमन पर बहुत बुरा असर पड़ा। वह मेरी ना को सुनकर तिलमिला उठा। वह बहुत गुमसुम रहने लगा। खाने का उसे कोई होश ना रहा। उसने मुझसे मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरे इस व्यवहार ने उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई। इधर मेरी हालत भी ठीक ना थी। रेणु के प्रति अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए मैं रमन को ना तो कह बैठी परंतु मैं अपनी जिंदगी में कुछ कमी महसूस करने लगी। रमन के संपर्क ने थोड़े समय के लिए जो खुशी ला दी थी वह लगभग खत्म हो गई थी। मैं खोई खोई सी रहने लगी। रात को करवट बदलती और अंगड़ाइयाँ लेती परंतु नींद न आती। मैंने सोने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेना शुरू किया। चेहरे की रौनक और शरीर की स्फूर्ति पर असर पड़ने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैं सोच में डूबी रहती कि रेणु की परवरिश कैसे हो। यदि मैंने शादी कर लिया तो रेणु का क्या होगा। रमन की सेहत पर असर पड़ने लगा था। खाने की लापरवाही से उसके शरीर में और कई बीमारियां पैदा होने लगी। रमन इस मानसिक आघात को चुपचाप सहे जा रहा था। धीरे धीरे मुझको रमन की इस हालत का पता चला तो मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। मैं रमन से मिलने के लिए तड़पने लगी। एक दिन हिम्मत करके मैं उसके घर गई। रमन की हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रमन ने फीकी हंसी से मेरा स्वागत किया। कुछ शिकायतों के बाद फिर से मिलना जुलना शुरू हो गया। अब जब रमन ने मुझसे प्रार्थना की तो मुझसे रहा ना गया और मैंने हाँ कर दी। शादी हो गई। मैं और रमन दोनों ही मजे से रहने लगे। हर दम हर पल हम साथ साथ रहते, आनंद उठाते। 3 वर्ष देखते ही देखते बीत गए। रेणु भी अब जवान हो गई थी। उसने बीए कर लिया था और एक अच्छी नौकरी करने लगी थी। मैंने रेणु को हमेशा अपनी बेटी ही समझा था। शादी से पहले मैंने और
रमन ने आपस में फैसला किया था कि जब तक रेनू की शादी नहीं हो जाती वह हमारे साथ ही रहेगी। रमन ने उसे बेटी के समान मानने का वचन मुझको दिया था। मैंने कभी अपनी संतान के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं तो रेनू को ही अपनी आशा और अपने जीवन का लक्ष्य समझती थी। रमन कुछ दिनों के बाद उदास रहने लगा। यद्यपि रेनू से वह बहुत प्यार करता था, परंतु उसे अपने संतान की लालसा होने लगी। वह मुझसे केवल एक बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगा। ना जाने क्यों मैं मां बनने से बचना चाहती थी, परंतु रमन के प्यार ने मुझे मां बनने पर मजबूर कर दिया। फिर साल भर बाद मेरी कोख से एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। प्यार से हमने उसका नाम रांची रखा। मैं और रमन अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। रांची ने हमारी खुशियों को और बढ़ा दिया था। कार्यालय की ओर से मुझको बेंगलोर भेजने का प्रस्ताव था। मैं बहुत प्रसन्न हुई, परंतु बार बार मुझे यही चिंता सताती कि रेनू के रहने की व्यवस्था क्या की जाए। मैंने रमन के सामने इस समस्या को रखा। उसने आश्वासन दिया कि वह रेनू की चिंता न करे, वह उसका पूरा ध्यान रखेगा। इन शब्दों से आश्वस्त होकर मैं बेंगलोर के लिए रवाना हो गई। मैं 1 साल तक बेंगलोर में रही और जब वापस पटना के एयरपोर्ट पर उतरी तो रमन और रेनू ने मेरा स्वागत किया। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि रमन कुछ बदला बदला सा नजर आता है। वह अब पहले की तरह खुले दिल से बात नहीं करता था। उसके व्यवहार में मुझे रूखापन नजर आने लगा। उधर रेनू भी अब मुझसे आंख मिलाने में कतराने लगी थी। मुझको काफी दिन तक इस पर कोई ध्यान नहीं हुआ, परंतु इन हरकतों से मैं कुछ असमंजस में पड़ गई। रमन को अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। अब वह मेरे साथ बाहर पार्टियों में भी ना जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता। वह ज्यादा से ज्यादा समय तक रेनू के साथ बातें करता। एक दिन मुझको कार्यालय में देर तक रुकना पड़ा। जब मैं रात को अपने घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। मैं बिना खटखटाए ही अंदर चली आई। वहां मैंने जो देखा तो एकदम चौंक गई। रेनू का सिर रमन की गोद में और रमन के होठ रेनू के होठों से सटे हुए थे। मुझको अचानक अपने सामने देखकर वे एकदम हड़बड़ाकर उठ गए। उन्हें तब ध्यान आया कि वह अपनी प्रेम कला में इतने व्यस्त थे कि उन्हें दरवाजा बंद करना भी याद ना रहा। मुझ पर इस हादसे का बहुत बुरा असर पड़ा। मैं एकदम गुमसुम और चुप रहने लगी। रमन और रेनू भी मुझसे बात नहीं करते थे। मुझको बुखार रहने लगा। मेरा स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया। उधर रमन और रेनू खुलकर मिलने लगे। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि अब रेनू ने मेरे कमरे में सोना बंद कर दिया। वह अब रमन के कमरे में सोने लगी। दफ्तर से रमन और रेनू अब देर से साथ साथ आते, कभी कभी इकट्ठे पार्टियों में जाते और रात को बहुत देर से लौटते। मुझको उन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। मैं उनकी रंगरेलियों को देखती और चुपचाप अंदर ही अंदर खुदती रहती। 1-2 बार मैंने रेनू को टोका भी, परंतु रेनू ने उसकी परवाह नहीं की। मेरी सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। रह रहकर मुझको अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। उसने कहा था रेनू अब बड़ी हो गई है, मैं उसे अपने पास ना रखूं। कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरी सौत बन जाए। मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, वह कब कहाँ फिसल जाए कोई कह नहीं सकता। इस बात पर मैंने अपनी माँ को भी फटकार दिया था, पर मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि रमन इस तरह की हरकत कर सकता है। वह तो उसे बेटी के समान समझता था। मुझको बड़ा मानसिक कष्ट था, पर समाज में अपनी इज्जत के खातिर मैं चुप रहती और मन महसूस कर सबको सहे जा रही थी। एक दिन मेरी और रमन की इसी बात पर बहस हो रही थी, तभी वहाँ रेनू आ गई। रेनू को देखते मैं बिफर गई और रोते रोते बोली, मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैंने बच्ची के समान पाला आज वही मेरी सौत की जगह ले लेगी। माँ ने ठीक ही कहा था कि मैं जिसे इतनी आज़ादी दे रही हूँ वह कहीं मेरा घर ना उजाड़ दे। आज वही सब कुछ हो रहा है। अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। रेनू से चुप नहीं रहा गया। वह भी बोल पड़ी, दीदी मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तुमने मुझे पाला पोसा है, पर अब मैं अपना भला बुरा खुद समझ सकती हूँ। छोटी बहन होने के नाते मैं तुम्हारे भूत और वर्तमान से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम्हारे पास समय ही कहा है कि तुम रमन की जिंदगी को खुशियों से भर सको। तुमने तो कभी अपनी कोख से जन्मी बच्ची की ओर भी ध्यान नहीं दिया। आराम और अयाश की जिंदगी हर एक गुजारना चाहता है, परंतु तुम्हारी तरह खुदगर्जी की जिंदगी नहीं। रमन परेशान और बीमार रहते हैं, उन्हें मेरे सहारे की जरूरत है। रेनू के इस उत्तर को सुनकर मैं सकपका गई। अब तक मैं रमन को ही दोषी समझती थी, परंतु आज तो मेरी बेटी समान छोटी बहन भी बेशर्मी से जबान चला रही थी। अगले दिन ही मैंने उनके जीवन से निकल जाने का निर्णय कर लिया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैंने रमन को क्या नहीं दिया। वह आज भूल गया कि शादी से पहले वह तपेदिक से पीड़ित था। मैंने उसकी हर खुशी को पूरा करने की कोशिश की। मैंने उसके लिए हर चीज न्योछावर कर दी, अपना धन, अपनी भावनाएं, हर चीज मैंने उसको अर्पण कर दी। सड़कों पर घूमने वाले बेरोजगार रमन को मैंने सब सुख दिए। उसने गाड़ी की इच्छा व्यक्त की और मैंने कहीं से भी धन जुटाकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। मुझे अफसोस इस बात का है कि उसने मेरे साथ यह क्यों किया। मुझे इस तरह जलील करने की उसे क्या जरूरत थी। अगर वह एक बार भी कह देता कि वह मेरे से ऊब
गया है तो मैं खुद ही उसके रास्ते से हट जाती। जब मेरे पास अच्छी नौकरी और घर है तो मैं उसके बिना भी जिंदगी काट सकती हूँ। और रेनू, वह तो मेरी छोटी बहन है, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, पर उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। उसने सांप की तरह मुझे डस लिया, पता नहीं मेरा घर उजाड़ कर उसे क्या मिला। बताते हुए मैं सोफे से उठी और बाहर निकल गई।